नमस्कार, ये मेरा नया चैनल है दी ईपीएफ गुरु, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल भाषा में समझाता हूँ और साथ ही पेंशन देता हूँ, आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर दिखाए गए हर फैसले की सच्ची तस्वीरें भी दिखाता हूँ। अगर आप मुझे सच्चा और बेबाक पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता का साथ चाहते हैं, तो इस चैनल फ्लैश इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी ज़रूरी वीडियो आपको मिस ना हो। तो अलग अलग वीडियो शुरू करते हैं। आज 2 दिसंबर 2025 तक जो पोजीशन वाली तस्वीर साफ दिख रही है, उसी को सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि बात आपकी पेंशन, आपके परिवार का बजट और आने वाले पूर्वजों की आर्थिक सुरक्षा की है। समुद्र तट पर कहीं भी समुद्र तट से निकलने वाली पहली पूरी तस्वीर अपलोड करना आवश्यक है। सबसे पहले कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 पर आते हैं। इस स्कीम की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को इस सोच के साथ हुई थी कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को एक तयशुदा मासिक आय मिल सके। इसका मतलब यह है कि नौकरी छूटने के बाद भी हर महीने इतना पैसा हाथ में आ जाता है कि बुजुर्ग व्यक्ति पूरी तरह से किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहता। बाद में 1 सितंबर 2014 को सरकार ने इसमें हिस्सा लिया। बजटीय सहायता इस फंड को मजबूत करने की कोशिश करती है, ताकि लंबे समय तक टिकाऊ, सुरक्षित और पेंशन राशि स्थिर रहे। लेकिन जमीन की हकीकत क्या है? 30 साल बाद भी लाखों EPS 95 पेंशन भोगी आज भी 1000-2000 की मासिक पेंशन पर जीने को मजबूर हैं। आप स्वयं अपने घर का बजट पहली बार देखें। उपभोक्ता या किराएदार, राशन, दूध, सब्जी, बिजली, पानी का बिल, कबाड़, इलाज और गरीबी, और ऊपर से बच्चों या पोटली पोतियों की तलाशें। इन सबके सामने 1000-2000 महीने की पेंशन व्यावहारिक रूप से किस काम की रह जाती है? यही वजह है कि देश भर के ट्रेड यूनियन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और पेंशनर्स मंच एक सुर में पुराने से कह रहे हैं कि कई न्यूनतम पेंशन को अंतिम स्तर से पर्याप्त लाभ ही नहीं होगा तो सोशल आइडिया सिर्फ पेपर्स में रहेगा। इसी पृष्ठभूमि में हाल के दिनों का सबसे अहम विकास सामने आया है, EPS 95 की थर्ड पार्टी समीक्षा। अलग अलग रिपोर्टों और बैठकों से जो बातें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक EPFO ने इस योजना की समीक्षा के लिए बाहरी विशेषज्ञ की मदद लेने का निर्णय लिया है। निर्देश दिया गया कि इसके लिए एक संसदीय समिति गठित की गई है, जिसमें निर्वाचित मतदाता भाजपा न्यूनतम बसवराज को मुंबई में रखा गया है। ये समिति श्रम मंत्रालय न्यूनतम पेंशन के मुद्दे को केवल वैधानिकता की तरह समाप्त करने की सिफारिश करती है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक आर्थिक विषय की तरह लिया जाए। थर्ड पार्टी रिव्यू का मतलब यह है कि स्कीम को सिर्फ विभाग के अधिकारी नहीं, बल्कि एक्चुअरी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सोशल सिक्योरिटी के जानकार भी परख रहे हैं। वे ये देख रहे हैं कि मौजूदा योगदान संरचना, फंड का साइज, भविष्य के दावों का बोझ और सरकार की अतिरिक्त मदद की सीमा, इन सबको ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन संरचना को कितना और किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ताकि फंड भी सुरक्षित रहे और पेंशनर्स को भी वास्तविक राहत मिले। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो आज हर EPS 95 पेंशनर के मन में घूम रहा है। क्या सच में न्यूनतम पेंशन 3000, 7500 या सीधे 9000 तक जा सकती है? चर्चा में फिलहाल 3 मुख्य परिदृश्य सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। पहला परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन कम से कम 3000 रुपये महीने कर दी जाए। मान लीजिए आज किसी पेंशनर को 1000 मिल रहे हैं और भविष्य में वही राशि बढ़कर 3000 हो जाती है, यानी पेंशन में 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी। क्या 3000 से भी पूरा घर चल जाएगा? नहीं, लेकिन आज की स्थिति से तुलना करें तो राशन, बिजली और कुछ बुनियादी दवाओं का तनाव पहले से काफी कम हो सकता है। एक बुजुर्ग के हाथ में कम से कम ऐसी राशि आएगी तो सिर्फ औपचारिकता न लगे, बल्कि वास्तविक मदद की तरह महसूस हो। दूसरा परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन को 7500 किया जाए। जो पेंशनर आज 1000 पर हैं, अगर कभी नीति निर्माण की मेज पर ऐसा फैसला हो जाए कि न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी जाए, तो उनकी मासिक आय लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। इस स्तर पर किराया, बेसिक राशन, बिजली, पानी और सामान्य मेडिकल खर्च के लिए एक ठोस आधार बन सकता है। तीसरा परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन सीधे 9000 महीना। कई पेंशन संगठन ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए सम्मानजनक जीवन के लिए 9000 से कम पेंशन पर्याप्त नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसा निर्णय हुआ तो ये सीधे सीधे करोड़ों पेंशनर्स की जिंदगी का स्वरूप बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 21 नवंबर 2025 तक की आधिकारिक स्थिति ये है कि सरकार या EPFO की ओर से न्यूनतम EPS पेंशन को 3000, 7500 या 9000 करने के संबंध में कोई अंतिम आदेश, नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। जो आंकड़े आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखते या सुनते हैं, वे सिर्फ प्रस्ताव, रिपोर्टें या संगठनों की मांगे हैं। इन्हें अंतिम फैसला मानना गंभीर गलती होगी। आपके लिए समय सबसे सही कदम यही है कि किसी भी बड़े दावे को तब तक सच न माने जब तक उसकी पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट, गजट नोटिफिकेशन, EPFO साइट या श्रम मंत्रालय की प्रेस रिलीज से न हो जाए। किसी वायरल मैसेज, आधे अधूरे स्क्रीनशॉट, एडिटेड PDF या बिना स्रोत वाले सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर कोई भी दस्तावेज देना, फॉर्म भरना या एजेंट को पैसा देना बेहद रिस्की हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि EPS पेंशन, न्यूनतम पेंशन में बदलाव, महंगाई भत्ता, वेतन आयोग
और पेंशन से जुड़े अपडेट समय पर आपके मोबाइल तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। अब बढ़ते हैं महंगाई भत्ते और सैलरी पेंशन पर पड़ने वाले असर की तरफ। महंगाई भत्ता यानी डीए साल में 2 बार संशोधित होता है, एक बार जनवरी से और दूसरी बार जुलाई से। डीए की गणना की नींव है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPIW, जिसे लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है। यही इंडेक्स बताता है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम किस दिशा में जा रहे हैं। ताज़ा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 के लिए CPIW इंडेक्स में लगभग 0.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 147.3 के आसपास पहुंच गया। इसका सीधा संकेत ये है कि महंगाई भले नियंत्रित दिखे, लेकिन जीवन यापन की लागत लगातार ऊपर जा रही है। इन्हीं इंडेक्स वैल्यूज के आधार पर शुरुआती अनुमान बता रहे हैं कि जनवरी 2026 तक डीए 59 से 60% के दायरे तक पहुंच सकता है। अंतिम प्रतिशत क्या होगा, ये सभी CPIW आंकड़े आने और कैबिनेट मंजूरी के बाद ही तय होगा। जनवरी 2026 की ये संभावित डीए वृद्धि एक केवल सामान्य एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि पूरे वेतन ढांचे के नजरिए से एक निर्णायक मोड़ हो सकती है, क्योंकि इसी समय 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है और लक्ष्य रखा गया है कि नया पे स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू हो सके। फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और पेंशन स्ट्रक्चर पर काम जारी है। ऐसी स्थिति में एक संभावना यह भी है कि जनवरी 2026 का अंतिम डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, जैसा पहले हुआ था। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब पुराने बेसिक पर जमा डीए को बेसिक में जोड़कर नया बेसिक तय किया गया था और डीए फिर से 0% से शुरू हुआ था। यही फॉर्मूला 8वें वेतन आयोग के समय भी लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य की पेंशन कहीं ऊंचे स्तर पर तय होगी, क्योंकि पेंशन हमेशा अंतिम बेसिक के आधार पर तय होती है। अब पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटते हैं। 21 नवंबर 2025 तक EPS 95 की न्यूनतम पेंशन को 3,000, 7,500 या 9,000 करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह अभी भी मांग, चर्चा और समीक्षा प्रक्रिया में है। दूसरी ओर जनवरी 2026 के लिए डीए के लगभग 59 से 60% तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम दर वही होगी जो सरकार अधिसूचित करेगी। 8वां वेतन आयोग भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुए हैं। आप सभी से अपील है कि अपने दस्तावेज, आधार, पैन, बैंक डिटेल, KYC और ई-नॉमिनेशन आदि समय समय पर अपडेट करें और आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखें। सोशल मीडिया की अधूरी या बिना स्रोत वाली जानकारी से दूरी बनाएं और अपनी वित्तीय समझ को अफवाहों पर जमीनी स्तर पर आधारित जानकारी ही नहीं। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथियों, पेंशन धारकों, चर्च और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अगली बड़ी आधिकारिक खबर का तथ्य पर आधारित विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद। अपनी और अपनी परिवार की समीक्षा रखें, साइंटिस्ट रहिए और किसी भी बड़ी आर्थिक अफवाह पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर जांच कर लें।